So it says triangle ABC is congruent to triangle PQR, but A and ABC is not congruent to RPQ. ABC congruent है PQR के, but ABC congruent नहीं है RPQ के. Then which of the following is not true? BC PQ के इक्वल है, this is true. AC PR के इक्वल है. Then QR is equal to BC. अच्छा, ये BC PQ के इक्वल है कैसे? नहीं है ना, दिस इज फॉल्स. QR इज इक्वल टू BC, बाकी सब ट्रू है, दिस इज फॉल्स. क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है ऐसे. यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स? कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया? ऐसे से. क्वेश्चन नंबर 2 करो. क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 7, इनमें से एक क्वेश्चन तो पेपर में आता ही है. ये वाला भी आता है जो मैं सर्कल कर रही हूं, बाकी सब आपके आउट ऑफ सिलेबस है. 6 और 8 और 9 ये सिलेबस में नहीं है. AB इज इक्वल टू QR. चलो जल्दी से ड्रॉ करना है हमें. AB इक्वल्स टू QR, BC इज इक्वल टू PR, CA इज इक्वल टू PQ. देन कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लिखना है 1 to 1. क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पलर का. तुमने अरिहंत का वो सॉल्व लिया होगा. इसमें सॉल्व होते हैं प्लस इसमें ना वो दिया होगा. देखो इसमें ना प्रॉपर एक्सरसाइज वाइज नहीं दिया होगा. इसने MCQ दे दिया ना. देन फिर इसने बीच में क्वेश्चंस ना, अच्छा इसने ठीक कर दिए. इसका पहला एडिशन था ना, उसमें अलग अलग था. अब मैंने आपको ये सिखाया ना ओरली कैसे करना है इसको. अगर AB में वर्टेक्स कौन सा मिसिंग है? C. और QR में कौन सा मिसिंग है? तो C के साथ कौन सा ट्रायंगल चाहिए हमें? इसमें वर्टेक्स कौन सा मिसिंग है? C. इसमें कौन सा मिसिंग है? वो आपस में इक्वल होंगे एंगल्स. तो C के साथ मुझे चाहिए P. किसी और में C के साथ P आ रहा है? इसमें बाकी भी चेक कर सकते हो. BC में वर्टेक्स मिसिंग है A, PR में वर्टेक्स मिसिंग है Q. तो A के साथ मुझे चाहिए. सबसे शॉर्टकट वे होगा टू फाइंड आउट 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बेस्ड ऑन साइड्स. आपको साइड्स गिवन है, आपने एंगल्स बताने हैं, आपने वर्टिसेस बताने हैं. तो आपने क्या करना है, कौन सी साइड गिवन है? AB. AB 3 वर्टिसेस होते हैं ट्रायंगल के. कौन सा मिसिंग है? C. QR दे दिया ना AB के साथ, तो कौन सा वर्टेक्स मिसिंग है? P. ये आपस में एंगल इक्वल होंगे. क्लियर हो गया इतना? सबसे शॉर्टकट टेक्निक यही होगी. प्लस आपको कोई ट्रायंगल नहीं ड्रॉ करना, आपका विद इन सेकेंड्स आंसर आएगा. लास्ट के 5 मिनट पड़े और ये क्वेश्चन हमारे सामने है, दिमाग नहीं भी चल रहा होगा कैसे करना है, तब भी ये चीज सोच सकते हो कि कौन सा मिसिंग है C, कौन सा मिसिंग है P. कुछ नहीं सोचना, बस समझ में आ गई बात. है राइट दिस डाउन, आराम से इसको लिखो. देन क्वेश्चन नंबर 3. ट्रायंगल ABC है, AB और AC आपस में इक्वल है. ठीक है. अब अगर AB और AC इक्वल है तो ट्रायंगल कौन सा है? आइसोसेलेस. आइसोसेलेस. इस AB और AC के बेसिस पर आप बता सकते हो कौन से एंगल इक्वल होंगे. कौन से वाले? B and C. जब आपने इक्वल साइड देखी ना, उसमें जो कॉमन वर्टेक्स है उसको हटा दो, जो बच जाएंगे ना वही एंगल्स इक्वल है. तो एंगल B किसके इक्वल दिया हुआ है? 50. तो एंगल C किसके इक्वल हुआ? अब यही चीज को ट्विस्ट करके किसी बुक में या आपके पेपर में कैसे आ सकता है? उसने एंगल C नहीं पूछा आपको, उसने एंगल A पूछ लिया. तो आप बताओगे कि B जो है वो तो C के इक्वल है 50. तो एंगल A कितना हो गया? बात समझ में आ गई है? ये चीज लिख लो, इसको सॉल्व करके लिखो नोटबुक में. दिस इज समथिंग जो लिखने के बाद ही याद होगा.
जैसे मैंने 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बताई थी ना अभी, कि अगर ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, देयरफॉर यहाँ पर सी और यहाँ पर पी एंगल में इक्वल है। इन चीजों को नहीं लिखोगे तो याद नहीं रहेगा। आज की क्लास के साथ ही ये भूल जाएंगे, रात गई क्लास गई बात गई, वो हो जाएगा। एंड सीरियसली व्हेन यू राइट इट डाउन, पेजेस पलटोगे 3-4 बार, कल आकर आप नोटबुक इसी से कंटिन्यू करते हो। दिस इज द माइंड टेक्निक, यहीं से कंटिन्यू करोगे, यहाँ पे दिखेगा अच्छा ये लिखा हुआ है। 4 बार ही पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। दिस इज हम इनएडवर्टेंटली हम पढ़ते हैं उसको, बस कि हमारे बस में नहीं है, लेकिन हमने क्योंकि पेजेस पलटे हमें दिखा तो हमने पढ़ लिया। ऐसे ही जैसे हमने नेक्स्ट ट्राइंगल में लिखा हुआ है, ट्राइंगल एबीसी, बीसी और एबी इक्वल है, तो कौन से एंगल्स इक्वल हुए? सी और ए। एंगल बी किसके इक्वल दिया हुआ है? वो अनइक्वल वाला है ना, तो एंगल ए किसके इक्वल हुआ? समझ में आ गया? ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व करने का वे है। समझ में आ गई बात है? आपको नहीं पता कौन सा एंगल दिया है, आपने कैसे निकालना है विदाउट ड्रॉइंग द फिगर, अदरवाइज ऑब्वियसली ड्रॉ द फिगर। ट्राइंगल एबीसी लिया, कहता है बीसी और ए बी इक्वल है, तो ऑपोजिट एंगल्स कौन से हुए? ए और सी। समझ में आ गई बात है? अब ऐसे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब खुद करना। पी क्यू आर ट्रायंगल में एंगल आर और एंगल पी इक्वल है, तो कौन सी दो साइड्स इक्वल होंगी? मैम क्यू पी और क्यू आर। विदाउट ड्रॉइंग आई कैन टेल ना, क्यू पी और क्यू आर इक्वल होंगे, क्योंकि अगर एंगल है तीसरा वर्टेक्स दोनों के साथ लगा दो, तो क्यू आर उसने कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर, तो पी क्यू कितनी हो गई यहां से? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने आपको दो साइड देने के लिए कंफ्यूज किया कि 4 मार्क करोगे या 5 मार्क करोगे। समझ में आ गया? इट वुड बी 4 सेंटीमीटर बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन। समझ में आ गया? ट्राइंगल ड्रॉ कर, एंगल्स इक्वल करो फिर साइड्स इक्वल करो। तभी कहती हूँ ओरली मत किया करो, आपको साथ साथ उसको ट्राइंगल को ड्रॉ करना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 करो, एंगल आर एंगल पी को इक्वल करो उसमें, फिर देखो साइड्स कौन सी इक्वल है। ठीक है ना? तेरी विजुअलाइजेशन स्ट्रांग नहीं है, एंड इवन इफ यू आर विजुअलाइजिंग योर माइंड डजंट रिमेंबर दैट। ठीक है, एंड माइंड इज नॉट, वो विजुअलाइज करके याद नहीं कर पाता, तुम आगे के 2 स्टेप्स जाकर पिछले वाले 2 भूल जाती हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? लिखना है। तुम लिखकर अच्छे से उसको याद कर पाती, इसलिए बिना लिखे तक मैं हर बार कह रही हूँ मैथ्स नहीं करनी है। ठीक है ना? तो अब आ जाओ ये वाले क्वेश्चन पर। ट्राइंगल एबीसी एफ डी ई को कॉन्ग्रुएंट है, ए बी 5 बी 40 ए 80, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अलर्ट यहाँ पर ये रहना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कहा है, कभी कभी नॉट ट्रू पूछ लेते हैं। ठीक है, तो वो दोनों चीजें ध्यान रखना। अगर मुझे सेम टू सेम एमसीक्यू डालना है तो मैं यही डाल दूंगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पर कहीं मैं थोड़ी स्मार्ट टीचर हो गई ना कि नहीं, अच्छा सा बच्चे को कंफ्यूज करते हैं, या फिर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा बुक है जिसमें से आई वुड वांट टू गिव दिस क्वेश्चन, तो वहां पर अगर ट्विस्ट किया होगा तो ध्यान देना है। ठीक है, तो उसने ए बी 5 लिखी है, ए बी के साथ एफ डी बी 5 हो गया, एंगल बी 40 है तो एंगल डी बी 40 हो गया, एंगल ए 80 है तो एंगल एफ भी 80 हो गया, एफ और एंगल ई कितना हो जाएगा अपने पास? 60। तो कौन सी ट्रू हो गई? बीसी की लेंथ कहाँ दी हुई है? नहीं दी हुई है। कौन सा ट्रू हुआ चारों में से? डी एफ तो 5 है, बी पार्ट। ठीक है, सो बी पार्ट इज द राइट आंसर। नहीं निकालनी ना, जो दिया होगा उसको ही देखेंगे। आपको अपनी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बतानी है। डी किसने कहा है निकालने? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू कहा है, चारों में से एक ही ट्रू होगा, तुम चारों को क्यों ट्रू करने लगे हो? तुम्हें पता है ये ट्रू है, बस ये तो पक्का ही है ना? क्लियर हो गया ना? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में।
एबीसी ट्रायंगल और पीक्यूआर में ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। देन दो ट्रायंगल्स है, ड्रॉ करो। अगर नहीं समझ में आता ना फटाफट से ड्रॉ किया करो। मैं तुम्हें ओरली समझाने की जगह इसको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, एंगल सी जो है वो एंगल पी के इक्वल है। तो अगर एंगल सी मैंने यहाँ लिखा है ना पी के इक्वल, तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर सकती हूँ। आई कैन राइट पी हियर। एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, नहीं, एंगल बी एंगल की क्यू के इक्वल है, तो मैंने क्यू यहाँ लिख दिया और यहाँ पे आर। समझ में आ गया? मुझे क्लियरली पता लग गया ना फिर अब कौन सा एंगल है। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी आ गई। ठीक है, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अगर ये दो साइड्स इक्वल थी ए बी और ए सी, तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। बी के इक्वल कौन सा है? एंगल क्यू। सी के इक्वल कौन सा है? एंगल पी। तो क्यू और पी भी हो गए। सो ट्रायंगल्स आर isosceles but not congruent. I have no information to mention about the congruency. एंगल का मेजर सेम है, लेकिन क्या उनके साथ साइड्स भी सेम है, तो वो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। सो ट्रायंगल आर आइसोसलेस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ गया? नेक्स्ट आ जाओ 11th क्वेश्चन। ए बी और एफ डी इक्वल है, एंगल ए और एंगल डी इक्वल है। ठीक है, ए बी और एफ डी इक्वल है तो मतलब कौन से एंगल्स इक्वल हो गए? चलो वो तो अलग बात है। ए बी और एफ डी इक्वल है, एंगल ए और एंगल डी इक्वल है। ये वाला एंगल एंगल डी के इक्वल है। तो कहते हैं ऐसे ऐसे तभी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर कौन सी साइड हमें साथ में दी जाएगी। ए बी सी ट्रायंगल ड्रॉ करो। ए बी के साथ एफ डी लिखना है ना, तो यहाँ पर डी लिखूंगी, यहाँ पर एफ और यहाँ पर ई। एंगल ए इज इक्वल टू डी। पता क्या है, मैंने 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ लिख दिया क्योंकि मुझे एंगल ए और एंगल डी को भी इक्वल करना है। ठीक है, तो कौन सी साइड्स इक्वल होनी चाहिए? ए सी और डी। एस एस तभी बनेगा ना। 11th क्वेश्चन। अगर AC और EB इक्वल होंगे तो एस एस बनेगा। ये एक भी इक्वल टू BF और ए बी इक्वल टू एफ डी दिया हुआ है, एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, तो एंगल ए एंगल डी के इक्वल है। ए बी और डी एफ इक्वल है, तो ए सी और डी ई इक्वल है। हम ये मार्के ई यहाँ पे और ई यहाँ पे ऐसे यहाँ पे। मैंने सिर्फ इसको वो बनाया जो मुझे 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस फिगर में भी दे दे। ठीक है, मुझे 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस फिगर में भी चाहिए, तुम इसको लिख सकते हो। आप पता क्या है, वो विजुअलाइजेशन जाती है कि अगर मैं देखो मैं तुम्हें वैसे ही करवाऊंगी, तुम उसको ऐसे लिखोगे डी ई एफ, फिर तुम्हारी ये जो ए बी है वो इसके इक्वल है। हाँ, तो ये यहाँ पर है, तभी तो तुम्हें ए सी और डीई इक्वल चाहिए एस एस बनाने के। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं जैसे हमने पी क्यू आर ए बी सी और पी क्यू आर लिखा है, तो ए के साथ पी को मैच किया, बी के साथ क्यू को, मैंने फिगर टू फिगर मैच कर दिया, तो दैट अगर मैं इसे पिक करूं तो एज इट इज उसे फ्लिप ना करना पड़े, एज इट इज उसके ऊपर आ जाए। ठीक है, सो दिस इज डन। उसके बाद हमारे पास है, चलो ये वाले रीजनिंग वाले क्वेश्चंस करो, एक्सरसाइज 7.2। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है? दिया और जस्य, यस मैम। दिया समझ में आ रहा है तुम्हें सारा ये? यस मैम। चलो क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट कर दो। इन ट्राइंगल एबीसी पी क्यू आर ए और क्यू इक्वल है, एंगल बी और आर इक्वल है, तो कौन सी साइड्स होनी चाहिए दोनों की इक्वल सो दैट द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? ए बी के साथ कौन सी साइड इक्वल होनी चाहिए? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। वैसे तो अगर दो एंगल्स इक्वल कर दिए तो कोई भी एक साइड ए बी के साथ कौन सी साइड मैच करनी चाहिए?
देखो एक बार हम जो वैसे तो कोई हो सकती है because if two angles are equal that means triangles are congruent by AA and CD. तुम्हारे उसमें क्या लिखा है आंसर? किसका पहले का हाँ नाम वही नाम क्यूआर क्यूआर वैसे तो क्योंकि हमें एस एस करना है तो कोई भी मतलब ए एस भी हम कर सकते हैं ना 22 एंगल्स बट हाँ अगर दूसरे परिणाम सेकंड में है बीसी इक्वल टू आरपी होगा एएल तो जो एग्जाम्पल में आंसर दिया हुआ है, वही उसके साथ ही मैच किया हुआ है। नहीं नहीं तो मुझे पता है। क्योंकि मैं आज करवा रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है इसने कहा मतलब अदरवाइज तो मैं भी वही करवाती हूँ एबीसी लिखा है और यहाँ पे पी क्यू आर लिखा है ठीक है एंगल ए जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है राइट एंगल बी जो है वो एंगल आर के इक्वल है तो डायरेक्टली उसने कहा ए बी को हम क्यू आर के इक्वल कर दे ताकि ए एस से रूल लग जाए क्योंकि दोनों में ना ए बी इंक्लूडेड साइड आ गई इसलिए उसने वो यूज किया अब दूसरे वाले क्वेश्चन में ए बी सी ले रहे हैं और पी क्यू आर ठीक है एंगल ए को एंगल क्यू के इक्वल कर दिया एंगल बी को एंगल आर के इक्वल कर दिया वो कहते हैं बीसी जो मैंने इंक्लूडेड साइड ली ही नहीं है तो उसको किसके इक्वल करें सो बीसी शुड बी इक्वल टू पी आर बीसी है ना क्योंकि वो इंक्लूडेड साइड नहीं है एंगल्स में तो आई कैन टेक इट टू बी एनी अदर साइड कोई भी एक साइड ले ले अगर अकॉर्डिंगली देखते हैं हम और वैसे भी देखो ये इसलिए कहा गया है देखो ए जो है वो क्यू के इक्वल है बी जो है वो आर के इक्वल है तो सी जो है वो पी के इक्वल होगा पहले वाले क्वेश्चन में तो ए बी को हमने स्पेसिफिकली बताया किसके साथ इक्वल करना है तो वो क्या होगा क्यू आर ठीक है ना तो ए से बन जाएगा क्योंकि ए बी को स्पेसिफिकली मुझे बता दिया है और ए बी जो है वो इंक्लूडेड साइड है कुछ नहीं बस ए बी इंक्लूडेड साइड है तो वहां पर दोनों एंगल्स में इंक्लूडेड साइड चाहिए क्यू और आर में भी हमें इंक्लूडेड साइड चाहिए ठीक हो गया और ऐसे ही अगर ए जो है वो क्यू के इक्वल है बी जो है वो आर के इक्वल है तो सी पी के इक्वल हो गया एंगल तो कहते हैं बीसी को कौन सी साइड इक्वल करेंगे तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस के हिसाब से बीसी शुड बी इक्वल टू आरपी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एंगल एंगल साइड समझ में आ गया इतना
नेक्स्ट अपने पास है टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू टू साइड्स एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल मस्ट बी congruent. True or false? Two sides, one angle, two sides, one angle of another triangle. False क्यों होगा? क्योंकि क्या नहीं मेंशन है? इंक्लूडेड एंगल मेंशन नहीं है। ये ना assertion रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना। आपको रीजन में इंक्लूडेड एंगल देना बहुत जरूरी है, तभी ऐसे एस लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। हाँ, two angles and a side of one triangle are equal to a side and two angles and one side of another triangle. The two triangles must be congruent. Yes, तो यहाँ पर AAS के साथ ये हो सकते हैं, then this statement is true. क्वेश्चन 5 आपको नहीं है, वैसे मैं इनफॉर्मली ये करवा दूंगी आपको, क्वेश्चन काम आता है। मैम इसका नो लिखा हुआ है। क्या? मैम नो बिकॉज़ साइड हाँ। मस्ट बी कॉरेस्पॉन्डिंग। कौन सी? मैम फोर्थ। वो सिर्फ इतना ले सकते हैं कि हमें साइड कौन सी दी हुई है वो नहीं पता ना, अगर इन दोनों एंगल्स में इक्वल ले सकते हैं हम, इन दो एंगल्स में वो जो थर्ड दी हुई है ना साइड, वो इंक्लूडेड ले ली हमने, और यहाँ पर हमने नहीं ली, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था, तो इसीलिए इसको मान सकते हैं। हो ना, टू एंगल्स आपने लिए, वो तो देगा उसने, ये जो आपका एग्जाम्पलर चल रहा है ना वो इस वे से चल रहा है, उसने कहा एंगल ए पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, और जो जो तीसरी साइड दी हुई है ना उसके साथ मैचिंग ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी दी होगी, चाहे वो इंक्लूडेड होगी तो उसमें भी इंक्लूडेड होगी, ठीक है, इंक्लूडेड नहीं होगी तो वो दूसरे वाले में भी इंक्लूडेड नहीं होगी, ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंगली करके ही देगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी जो है वो उस हिसाब से ले रही है। आपके बुक वाले ने कहा कि नहीं जी इसने ट्रायंगल यहाँ बीसी दे दिया, यहाँ पे पी क्यू दे दिया, तब तो नहीं होंगे ना ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, इसलिए इसमें ऐसे लिख दो क्योंकि बुक का ही माना जाएगा, ठीक है। यहाँ वर्ड मैचर होगा इफ टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल, यहाँ पे ना कॉरस्पॉन्डिंग मेंशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्राइंगल एबीसी और आरपीक्यू कॉन्ग्रुएंट है, तो इट इज राइट टू से दैट बीसी इज इक्वल टू क्यूआर। फॉल्स, क्योंकि यहां पर बीसी इज इक्वल टू पीक्यू दिया हुआ है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस रूल के साथ। पीक्यूआर और ईडीएफ कॉन्ग्रुएंट है आपस में, पीक्यूआर ईडीएफ आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो कहते हैं क्या हम पीआर को ईएफ के इक्वल कर सकते हैं? यस। क्यों कर सकते हैं? क्या लिखते हैं हम लोग आफ्टर प्रूविंग कॉन्ग्रुएंस? हम क्या लिखते हैं? सीपीसीटी। तो वहां पर आपने मेंशन कर देना रीजन के लिए। ऑब्वियसली यू कैन राइट 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, बट अ बेटर वर्ड वुड बी सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इक्वल भी लिख देते हैं और कॉन्ग्रुएंट भी लिख देते हैं, ठीक है। लिखने का भी है, सीपीसीटी सी भी कहते हैं, सीपीसीटी ई भी कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ पर 10th क्वेश्चन नहीं आएगा, 11th और 12th भी नहीं आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला सैंपल क्वेश्चन नंबर 1 करो और सैंपल क्वेश्चन नंबर 2, ये दो क्वेश्चन आज हम करेंगे। कल फिर से आपका ट्राइंगल्स चैप्टर रिवाइज होगा। ड्रॉ दिस फिगर, इसे हमने प्रूव करना है। ट्राइंगल पी क्यू एस, इसमें लिखना बहुत जरूरी है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी आर टी, यू आर गिवन पी क्यू is equal to PR, angle Q is equal to angle R। इसको क्या होगा?
तो यहां पर मेरे पास है, तो तीसरी चीज हम कौन सी लेंगे, एंगल Q इक्वल टू एंगल R हमें दिया हुआ है। सो व्हाट कुड बी द थर्ड थिंग दैट कुड मेक द टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। फिगर ड्रॉ करो, लिखो इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल PRT। टीवी का हाँ कौन इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल PRT हमें दिया हुआ है PQ इज इक्वल टू PR, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q। अगर दिया ही ऐसे हुआ तो लिख सकते हैं एंगल Q इक्वल टू एंगल R, दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस। द थर्ड थिंग फॉर कॉन्ग्रुएंसी विल बी एंगल P, अब पूरा लिखना है, एंगल QPS नहीं, इज इक्वल टू एंगल RPT। वो कर सकता है, हम नहीं कर सकते, है ना। क्वेश्चन लिख सकता है QQ, लेकिन हम PP नहीं लिख सकते। लिखवा देते पर कभी कभी गलत भी कर देते, तो प्लीज राइट फुल एंगल, सेम एंगल है। ट्राइंगल्स किस रूल के साथ कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर एक ही ट्राइंगल की बात करते हैं तो मैंने एंगल P लिया है, एंगल Q लिया है, और साइड कौन सी ली है, PQ। तो कौन सा रूल लगा, SASQ, दो एंगल्स है AS से, समझ में आ गया। बीच वाली साइड है नहीं, इसमें दिया हुआ है बच्चे। और ये ट्राइंगल कैसे बना, ये PQ है और ये PR है, QR को तो ज्वाइन किया ही नहीं हुआ ना, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं दिया, ठीक है। तो हम ट्रायंगल भी एंगल भी कौन हाँ, और एंगल Q एंगल R भी उसने कॉमन दिया है, हमने उसने इक्वल दिया है, हमने अपने आप से नहीं लिया, ऑपोजिट साइड्स की वजह से नहीं लिया होगा। सैंपल क्वेश्चन नंबर 2, ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली क्वेश्चन मतलब क्लास में करवाए हुए हैं, अदर फॉर्म है आपके डिफरेंट आपके बुक के क्वेश्चंस के ही, ठीक है। टू लाइंस AB और CD कहते हैं इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट O पर, ठीक है, और इस तरह से कर रही है कि BC और AD आपस में पैरेलल है, और BC और AD इक्वल भी है, they are equal as well. So to show O is the midpoint of both line segments AB and CD, बहुत इजी प्रूफ है इसका। सो फिगर यहां पर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, कुछ ऐसे है ये ड्रॉ फिगर, ठीक है। दिस इज BCODA, BC is parallel to AD, BC is equal to AD, show that O is the midpoint of CD and AB। यही फिगर है, मैं वो BCO और यहाँ पे क्या है D D और A। BC is equal to AD, BC is parallel to AD। अगर पैरेलल दिया हुआ है तो हम क्या ले सकते हैं, एंगल OBC इक्वल टू एंगल OAD। लाइन्स आर गिवन एज पैरेलल, देन व्हाट टू टेक, हम क्या ले सकते हैं इसमें, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझ में आ गया। BC और AD पैरेलल है, CD इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल BCO इज इक्वल टू एंगल ODA, ठीक है। ऐसे ही एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल OAD, लिखो इस चीज को। आप दो ट्राइंगल्स मेंशन करोगे, कौन से वाले, मैं BOC लिख रही हूं एंड ट्राइंगल AOD लिख रही हूं। आपने दो पेयर्स लिखने हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के, और तीसरी चीज कौन सी है, BC इज इक्वल टू AD, दिस इज गिवन टू अस। तो प्रॉपर्टी कौन सी लग जाएगी, ASA। ASA से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्या इतना ही काम है, नहीं, फिर हमें क्या प्रूव करना है, OD इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD, ये प्रूव करना होगा, है ना। और फिर हम लिखेंगे OA इज इक्वल टू OB, रीजन क्या लिखेंगे,
हम मैम से किसी ओबी और ओसी क्यू इक्वल है और ओए और ओबी क्यू इक्वल है, रीजन क्या होगा? सीपी सीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यहां पर मेंशन करना है सीपी सीटी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जैसे ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिखा है ना, आपने प्रॉपरली लिखना है। यहाँ पर इसको कुछ नहीं कुछ रहने वाला, आपके मार्क्स कट जाने हैं। एंड ट्रायंगल एडीओ लिखना है प्रॉपरली, और फिर एंगल बीसीओ ट्रायंगल के सारे पार्ट्स, फिर ट्रायंगल एडीओ के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हम लिखेंगे। फिर हो गया इतना? ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इतने क्वेश्चंस हमने कर लिए, कल आपकी एक्सरसाइज 7.3 से स्टार्ट करूंगी मैं। इसमें से काफी क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, कोई बहुत मुश्किल वाले नहीं है। ठीक है। आपने अपनी एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के तो क्वेश्चंस कर लेना, इतने लिख लोगे ना आपको क्वेश्चन सारे लिखने आ जाएंगे। इसमें से और कोई हमारी वेरिएशंस नहीं है, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस भी इसी में है, सबसे मुश्किल ये वाला होगा। ठीक है। अभी जो मैंने आपको करवाना है, अपना टेस्ट पेपर निकालो। टेस्ट पेपर, आई वांट पॉलिनोमियल्स के जो भी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको वन बाय वन करके इनके आंसर्स देती हूँ, प्लस यू टेल मी योर मार्क्स ऑल्सो। अपने मुझे मार्क्स बता देना है ना। क्वेश्चन नंबर 1 जो था, मैम इस पर मुश्किल का तुम तो बस तुम अपना ट्रायंगल्स रिवाइज कर लेना। ठीक है। टेस्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसका आंसर है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डिग्री इज 2। और जैसे तुमने 3 कैसे लिख दी थी डिग्री? क्वेश्चन नंबर 3 राइट फ्रॉम एग्जाम्पलर है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? माइनस एक्स प्लस 3। दोनों को जब ऐड करोगे तो x और x कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा? 6। सो दिस इज अ कॉमन मिस्टेक, डी पार्ट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में डिग्री ऑफ g ऑफ x, ये सबने सही किया है, 8 है, चाहे तुक्का ही मारा होगा, पर दिस इज ऑब्वियसली राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में k की वैल्यू आती है -1, कैलकुलेशंस ठीक रखो अपनी। क्वेश्चन नंबर 6 में रिमाइंडर इज -1। क्वेश्चन नंबर 7 में रिमाइंडर इज -3। क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर 9 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑफ कोर्स यू नीड टू, सॉरी 9th में यू नीड टू अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर, होल क्यूब। ठीक है। तो x का जो कोएफिशिएंट है वो 27 आएगा। एंड दिस क्वेश्चन इज राइट फ्रॉम एग्जाम्पलर। इसमें से बहुत कम क्वेश्चन है जो एग्जाम्पलर में से नहीं है। समझ में आ गया? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में स्ट्रेट अवे क्यों नहीं आंसर लिखा हुआ? हेलो, क्वेश्चन नंबर 10 में स्ट्रेट अवे हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब। आपको पता है a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, क्यूब के अंदर की टर्म्स, इनका अगर हम सम करते हैं तो ये 0 आ गया। तो जब x प्लस वाई प्लस जेड, तीन नंबर्स का सम इक्वल टू 0 होता है, तो उनके क्यूब्स जो होते हैं वो होते हैं 3xyz। अब किसी बच्चे ने लिख दिया 3abc, अरे एक ही जगह क्या है a माइनस बी, दूसरी टर्म क्या है b माइनस सी, तीसरी क्या है c माइनस ए। सो इसकी फैक्टराइजेशन चाहिए थी 3 इंटू ए माइनस बी माइनस सी, c माइनस ए। और जैसे तुम्हें क्लियर होगी ये चीज अब? मैम मेरा या सही था ये। गलत है तुम्हारा, तुमने उसको मल्टीप्लाई वगैरह किया हुआ है कुछ, ऐसे नहीं बोल रही हूँ, तुमने इसको पता नहीं क्या मल्टीप्लाई कर दिया, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, -5 नहीं लगाया दिया आपने, तो ये अटेम्प्ट ही नहीं किया था। तुमने 3abc लिख दिया आंसर। मैम ऊपर टर्म्स एबीसी में नहीं थी।
अरे बच्चे a माइनस बी है, तुमने ऐड किसको किया, तुम्हें लिखा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। जो x है वो a माइनस बी है, जो y है वो b माइनस सी है, जो z है वो c माइनस a है। तो जब तुम 3xyz लिख रहे हो तो x की जगह क्या लिखोगे, a माइनस बी, y की जगह क्या लिखोगे, b माइनस सी, और z की जगह क्या लिखोगे, c माइनस a। बात समझ में आया, तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल नहीं है, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये 0 के इक्वल है। दिया आपने ये अटेम्प्ट ही नहीं किया था मेरे हिसाब से, है ना। हसरत तुमने तो ए क्यू माइनस बी क्यू भी लिखा हुआ है, उसका फॉर्मूला लगा दिया, उसके आगे आगे पता नहीं क्या सोच रही हो। बात क्लियर हो गई। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि क्वेश्चन पेपर देख लो, इससे इजी ना अपनी पेपर में भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, इससे इजी और डायरेक्ट सच में पेपर में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, बोलते बोलते ना मेरा गला फट गया, और ना मैंने सच में बहुत बार चिल्लाई हूँ कि राइट फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, और मैक्सिमम ने लिखा ही नहीं हुआ। आपको जब फैक्टराइज कहा गया है, इंटेग्रल जीरोस या रूट्स लिखनी है, आपको मैंने कहा हुआ है कि फैक्टराइज करो, लिखा ही नहीं हुआ। और तुमने वजह से बड़े अच्छे से कह दिया कि 1 पुट किया, 2 पुट किया और 3 पुट किया, 0 आ गया, देयरफॉर 1 x माइनस 1 इज फैक्टर। बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे, 0 नंबर मिलेंगे। इस वाले क्वेश्चन में तुमने हिट एंड ट्रायल करके तीनों नंबर्स निकाल दिए, टीचर ने बिल्कुल 0 देना है इसमें, मैं तो फिर 1 नंबर दे दिया। इसे कहते हैं आपके रिटन पेपर में, सब्जेक्टिव में ओवर स्मार्टनेस, ये चलती है एमसीक्यूज में। ठीक है, यहां पर ये हम ओवर स्मार्ट होकर मार्क्स नहीं ले सकते। हाँ, हिट एंड ट्रायल वाले से फैक्टराइज करना है इसको, फैक्टराइज लिखा हुआ है, क्यूब है ना। तो आपने x इक्वल टू -1 पुट किया, f ऑफ -1 0 के इक्वल आ गया, तो फिर आपने x प्लस 1 से इसको डिवाइड किया, और वहां पर आपने लिखना है। लिखने का काम ना फैक्टर थ्योरम आपने मेरे ऊपर छोड़ दिया कि मैम आप लिख दो, तो नंबर भी मैं ही रखूंगी फिर अपने पास। ठीक है ना, किसी ने नहीं लिखा हुआ, सीरियसली 1-2 बच्चों को छोड़ दो, किसी ने लिखा नहीं हुआ है बाय फैक्टर थ्योरम, और क्लास में चिल्ला चिल्ला कर मैंने बोला है, और वो मुझे क्लास में पूछ रही है, पावनी मैम लिखना है। उसका आधा नंबर तो मैं तभी काटू कि मुझे पूछा क्यों है आपने। समझ में आ गया। आप अगर एक 3 वर्ड्स फालतू लिख, मैं आपको पूरा एक ऐसे थोड़ी लिखना हो कह रही हूँ कि लिख दो, आप अगर 3 वर्ड्स फालतू के अपने पेपर में लिख भी दोगे तो कौन सा पेन तुम्हारा घस जाएगा। हम ये क्लास टेस्ट पे करते हैं, अच्छा, वहां पर हम स्कूल की। तो यहाँ पर आपके पास x+1, x+2, x+3 आर द फैक्टर्स, और अगर इंटेग्रल जीरोस होते हैं ना तो मतलब वो जीरोस चाहिए, -1 -2 नंबर्स चाहिए। सो -1 -2 -3। हसरत ने इस बारी फैक्टर थ्योरम लिखा नहीं, पिछली बार लिखा हुआ था। दिया तुमने पता नहीं इसको कैसे सॉल्व किया है, ये तुमने ठीक सॉल्व किया हुआ है। x+1, x+2, x+3 आर नॉट द जीरोस, दे आर द फैक्टर्स, और फैक्टर थ्योरम तुमने नहीं लिखा, और जिससे तुमने तो सच में नेक्स्ट लेवल, तुमने कहा -1 पुट किया 0 आ गया, -2 पुट किया 0 आ गया, -3 पुट किया 0 आ गया, देयरफॉर द जीरोस आर -1 -2 -3, नंबर नहीं मिलने वाले इसके, टीचर बिल्कुल 0 देगी इसका। समझ में आ गई बात ये। क्वेश्चन नंबर 12, अब ये इसीलिए दिया गया था ताकि आप दोनों चीजें लिखो, कहां पर क्या लिखना है, दैट वाज रिक्वायर्ड in question number 12, which says ax cube plus bx square plus x minus 6, x plus 2 अगर फैक्टर है तो आप यहां लिखते हैं बाय फैक्टर थ्योरम, और अगर x -2 से रिमाइंडर मिल रहा है विच इज 4, तो वहां लिखेंगे रिमाइंडर थ्योरम, और +4 -4 कैंसिल नहीं होते अगर ऑपोजिट साइड्स पर हो। ठीक है, तो a की वैल्यू 0 आ रही है, b की वैल्यू 2 आती है, इसमें दोबारा से चेक करो। तो कॉमन मिस्टेक, कैलकुलेशंस तो है ही है, यहां लिखना था फैक्टर थ्योरम, और x -2 मतलब p of -2 is equal to 0, the reason would be factor theorem, and p of 2 is equal to -4, reason would be remainder theorem.
इतना क्लियर हो गया? अब फैक्टराइज के क्वेश्चंस बाकी सब तो सही थे, ए बी ऑलमोस्ट सबके सही थे, बस अगर 2 बार नहीं लिखा है फैक्टर को तो उसमें मार्क्स कटेंगे। जो ये था 25x² माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36y², तो इसमें इन तीनों को अगर हमने कंबाइन कर लिया 25x² माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36y², तो ये क्या बन जाता है 5x माइनस 1 का होल। बता क्या है, तुम देखती जा रही हो, जब मैं तुम्हें कहूंगी कल पेपर में लिख कर लाना दोबारा से लिखो, लिखती क्यों नहीं हो? Why are you just watching it? ठीक है, तो ये आ जाएगा 5x माइनस 1। अब यहां पर a² माइनस b² यूज हो गया, 5x माइनस 1 प्लस 6y, 5x माइनस 1 माइनस 6y। और जो दिया तुमने गलती की है वो मैं आई विल सी टू इट। फिर तुमने इसमें ना माइनस पहले कॉमन 36 माइनस पहले ले लिया, उसके बाद माइनस कॉमन लिया, कुछ ऐसे कुछ किया है, किसी ने किया है, पता नहीं किसने किया है। तो वो चीज भी मैं समझा दूंगी कि अगर ऐसे किया है तो क्यों, नहीं तुमने नहीं किया, हसरत ने किया होगा फिर। मैम मैंने किया था। हाँ, वो माइनस पहले लेकर क्या हुआ, फिर इसके बाद प्लस आएगा, फिर जब माइनस कॉमन लिया तो ओवरऑल होगा। तो ब्रैकेट्स को ठीक से लगाया करो। एक तो मतलब सीधी सादी चीज लिखी हुई है, तुमने कहा नहीं मैं तो माइनस बाद में लेके जाऊंगी, पहले लेके जाऊंगी। आई नीड टू कॉम्प्लिकेटेड। x² प्लस 3√3x माइनस 30। इस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही बताया था, दिस मोमेंट यू स्पॉट अ इरेशनल नंबर, तो आप देखो रूट में नंबर कौन सा है, कौन सा है 3। अपनी इस वाली टर्म को जो कि है c और a तो 1 है ना, इसलिए हम माइनस 30 पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इस 30 को किससे डिवाइड करोगे, जो स्क्वायर रूट में नंबर है, कौन सा है 3, क्या हो गया ये 10। तो √3 तो वो 3 से बन गया। अब इस 10 के दो फैक्टर्स को 3√3 के साथ √3 के साथ एडजस्ट कर दो, ताकि उनका सम क्या बने +3। तो +5 -2 हो जाएगा। उसी के साथ आपने इसके फैक्टर्स बनाने थे, क्योंकि यहाँ पे रूट में 3 चाहिए, तो जो रूट में नंबर चाहिए उसी को स्क्वायर रूट में लिखोगे ना, तो मैंने उससे डिवाइड कर दिया कि ये तो मेरे पास पता है कि स्क्वायर रूट में नंबर 3 जाएगा। अगर यहाँ पे 6 होता तो मैं स्क्वायर रूट में 6 लिखती, मैं 6 से डिवाइड करके √6 लिखती। वो डिपेंड करता है कि स्क्वायर रूट में नंबर कौन सा है। इतना क्लियर हो गया मुझसे? अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाई बट दैट वाज वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। पॉइंट्स में अगर मुश्किल होती है तो इसको इस तरह से समझो, a³ माइनस 0.216 है, तो a³ माइनस 0.6 का होल क्यूब करना था, या 216 डिवाइड बाय 1000 कर दो, विच इज 6/10 का होल क्यूब। पॉइंट्स नहीं समझ में आते ना, तो हमेशा उसको डिवाइड बाय फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दो, उसको डिवाइड बाय 100, 1000 जो भी समझ में आता है वो लिख लो, एंड दैट वुड मेक इट इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट 6/10 का क्यूब हो। अब ऐसे ही नेक्स्ट था x² प्लस 1/x² इज 83, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/x³। यहाँ -2 का फॉर्मूला लगाकर अगर आपने x माइनस 1/x 9 लिख दिया, दैट्स ओके फॉर मी। मैं प्लस माइनस 9 में अभी नहीं जा रही थी, ठीक है। उसके बाद आपको क्यूबिंग बोथ साइड्स करनी थी। क्यूबिंग बोथ साइड्स में आंसर जो है इसका 756 आएगा, बट आई रियली वांट यू टू डू दीज क्वेश्चंस अगेन। जिसकी गलतियां हैं प्लीज इसे करो। तुम ट्रायंगल्स रिवाइज करना शुरू कर दो, लाइन देन एंगल्स, ट्रायंगल्स, और फिर इन बिटवीन में क्लास लगाऊंगी, आपको चैप्टर 3 चैप्टर 4 रिवाइज करवा कोऑर्डिनेट वगैरह, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत है बस, साथ साथ हो जाएगा ये टेस्ट में, ठीक है इतना। चलो